हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोग से बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, जो 11th के रिडॉक्स रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के मैक्सिमम बच्चों की, जो 11th के पूरे सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अभी अपने को बोर्ड का पेपर देना नहीं है। जब 12th में पहुंचेंगे तब अपने को बोर्ड का पेपर देना रहेगा, तब पढ़ाई करेंगे। या फिर जो बच्चे और बच्चियां पढ़ भी रहे हैं 11th में, वो भी उस लेवल पे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके भी बुद्धि में कहीं ना कहीं ये चीज सेट है कि अभी अपने को बोर्ड का पेपर नहीं देना है, तो फिर बस ऐसे काम चलाने के लिए चलने दो। अब 12th में पहुंचे, पढ़ाई स्टार्ट किए, तो दुनिया भर की परेशानी कि ये चीज 11th में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, फिर कैसे क्लियर होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या का ही। अगर आपको किसी अणु में किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालने नहीं आता, तो 12th में 2 चैप्टर आपका वेट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नहीं कर सकते क्वेश्चन अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने नहीं आता तो। हम कह रहे हैं चलो ठीक है, बोर्ड के पेपर में या नीट के पेपर में या आईटी के पेपर में नहीं पूछता कि इस कंपाउंड में इस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, लेकिन आप जाके चेक करें, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता? और जरूरी नहीं है कि ना आए, सिलेबस है, आ सकता है भाई, भ्रम में ना रहना किसी भी तरीके से। अब मान लो 11th बिगड़ पड़े, 12th में चले भी गए, वहां पे घिस पीट के भैया पास हो गए, उसके बाद बुद्धि में आया कि नहीं, तो अब तो अपने को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, चले गए नीट और आईटी के लिए, तो वहां पे क्या बोलता है क्या कि हाँ भैया 11th का सिलेबस सिर्फ रहना चाहिए, हाँ भैया 12th का सिलेबस? वहां पे कुछ नहीं, दोनों क्लियर रहने चाहिए, तब जाके कहीं कुछ होगा। और यहां पे तो हवाबाजी में हो, 11th में पढ़ना ही नहीं है, नहीं पढ़ेंगे हम। पीरियाडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग की बात कर लें 11th की, तो अगर आपको यही नहीं मालूम है कौन सा तत्व कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होएगा, फिर भी झेलेंगे। वैलेंसी नहीं क्लियर है, फिर भी झेलेंगे। बात कर लें एटॉमिक स्ट्रक्चर की, वहां पे ऑर्बिटल के बारे में बताए थे, कक्षक के बारे में है कहां पे 11th में, कि एस पी डी एफ में कितने कक्षक होते हैं, उनका शेप कैसा होता है, उनका नाम क्या है, उनमें इलेक्ट्रॉनों को फिल कैसे किया जाता है, यही नहीं क्लियर है। आए 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ के दिखा दे हमें, तो भैया लोग भ्रम में ना रहें कि हम 11th में नहीं पढ़ेंगे, 12th आसानी से निकल जाएंगे। ऑर्गेनिक की बात कर लें तो आईपीएससी आइसोमेरिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म 11th में है, 12th में ऑर्गेनिक का पेज पलटे एनसीईआरटी का, एक भी पेज बताएं जहां पे आप आईपीएससी आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म बगैर चले जाएं आगे। मोल कॉन्सेप्ट 11th में पढ़े हुए हैं, 12th में कौन से फिजिकल का चैप्टर जाएगा बगैर मोल कॉन्सेप्ट के? तो लापरवाही न करें, फ्यूचर को बेस्ट बनाएं, दोनों को साथ में लेके चलें, पढ़ाई करें, जबरदस्त वाला पढ़ाई, भविष्य है आप लोग। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं और जो लापरवाही किए हुए हैं, तो उनके लिए हम 11th के छोटे छोटे टॉपिक उठा के देते रहेंगे, जिससे उनको 12th में परेशानी ना हो। पूरा नहीं उठा के दे देंगे, पूरा पढ़ने के लिए वो चैनल पे जाना पड़ेगा उनको 11th का। तो छोटे छोटे टॉपिक देंगे, उसको क्लियर कर लें, उससे 12th में उनको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पे पीरियाडिक टेबल आ जाता है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवेंथ है और शून्य ग्रुप, पीरियाडिक टेबल। अब यहां पे इसमें कौन कौन से एलिमेंट, इसमें कौन कौन से एलिमेंट, सब में कौन कौन से एलिमेंट होगा भैया, आ गया ना पीरियाडिक टेबल, क्लियर होना चाहिए। जनरल बात बता रहे हैं, ये क्या है भैया, एस ब्लॉक, और ये क्या है, पी ब्लॉक।
अब यहाँ पे कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेड। आपको तत्व नहीं मालूम रहेंगे तो फिर भी फंस जाएंगे, कैसे निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, +2, +3, ±4, -3, -2, -1 और 0। किसी अणु में लिथियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो कितना, +1। अब लिथियम के स्थान पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम कुछ भी दे सकता है, उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +1। फर्स्ट लेवर के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1, सेकेंड लेवर के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +2, थर्ड लेवर के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +3 ना, ऐसे। तो ये ना जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हम लिखे हैं -3, तो जरूरी थोड़ी ना है कि कोई कंपाउंड दे दिया उसमें नाइट्रोजन का बोल दिया कि भैया नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो सर जी बताएं, लाओ लिख देते हैं। तो आसानी से क्लियर करते हैं हम, आप लोग चीजों को क्लियर करें, नहीं क्लियर करेंगे फिर 12th में परेशान होंगे ना। तो इसका पहला केस बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का, कि कोई भी तत्व हो अगर वो मुक्त अवस्था में है, फ्री स्टेट में है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। मुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। मुक्त अवस्था में कोई भी ले सकते हैं, 118 एलिमेंट है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, कुछ भी अगर मुक्त अवस्था में है तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा, एटसेट्रा। अब बात करते हैं अगले केस की। तो जो समपरमाणविक अणु होते हैं, समपरमाणविक अणु से क्या अर्थ है, समान परमाणु से मिलकर बना हुआ अणु, समपरमाणविक अणु। समपरमाणविक अणुओं में जो तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या होता है, तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या वो 0 होता है। समपरमाणविक अणु बोले तो नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ओजोन, फास्फोरस, सल्फर, एटसेट्रा। समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ कोई भी अणु होगा तो उसमें तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0। जैसे P4 में बोल दे भैया फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जिसका पूछेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, x। 4x = 0, तो x = 0। समपरमाणविक अणुओं में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। और जितने भी अपर रूप होते हैं, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो उनकी भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 ना। अगला है धातुओं के अमलगम। धातुओं के जितने अमलगम होते हैं, धातुओं के अमलगम तथा मिश्र धातुओं में प्रत्येक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0। पहले आसान चीजें समझ लो ना, 0 होता है। तो अमलगम जैसे सोडियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम, जिंक अमलगम, कुछ भी ले लें। मिश्र धातु एलॉय आप लोग जानते हैं, जैसे कॉपर और जिंक का मिश्रण ले लें, तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है ना। अब कुछ उदासीन अणु जैसे मान लीजिए जल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, इट्सेट्रा। कुछ उदासीन अणु के जटिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बोले तो
जटिल यौगिक, जटिल यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है। जैसे अगर बोल दे कि भैया अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, तो अमोनिया में नाइट्रोजन ऑक्सीकरण संख्या ये दी भैया x + 3 = 0, हाइड्रोजन का प्लस x, तो यहां पे x बराबर क्या हो जाएगा -3। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बोल दे, यहां पे कुछ दे दिया Pt NH3 होल ट्वाइस Cl2, तो ये जो अमोनिया आ गया है कहां पे, कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स में अगर जटिल अणु है तो उसमें इनमें से कोई भी अगर आ गए तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे प्लेटिनम क्या, यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 है, इसका 0, -2 बराबर उधर जाएगा तो +2। अभी बताते हैं, आसानी से क्लियर करते हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे मान लें फेमस एग्जाम्पल है, बच्चा जानता है, NiCO होल 4, FeCO होल 5, तो यहां पे निकल की ऑक्सीकरण संख्या 0, यहां पे आयरन की ऑक्सीकरण संख्या, ऐसा समझ में आया। और बात करते हैं, तो अगले केस की हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लें कोई यौगिक दिया आप लोग को, और उस यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या पूछ लिया, तो उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए मैक्सिमम केस में क्या होता है, जो ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाता है आप लोग से, वो सेंट्रल एटम का, केंद्रीय परमाणु का, जो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से। देखिए चीजें क्लियर कर लें, फिर उसके बाद ना होना क्या चाहिए कि कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ है और उसमें किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या पूछा हुआ है, तो इसकी जरूरत ना पड़े, पेन की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट भैया हाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या ये होगा, देख के ना, तब मजा आएगा 12th में। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, नाइट्रिक अम्ल। अब इसमें केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या पूछ लिया नाइट्रोजन का, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले तो यहां पे बहुतों की बुद्धि में आएगा कि यार सर जी इसमें नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु कैसे। ऐसे बच्चे तो फिलहाल ठीक है, थोड़ा बहुत बहुतों की बुद्धि में आएगा कि सर जी हमें तो समझ में आ गया है। देखिए नाइट्रोजन के एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, बीच में नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु हो जाए। अरे प्राणी लोग, इसको क्लियर करने के लिए तुम लोग को जाना होगा केमिकल बॉन्डिंग के पास, नहीं तो तुम लोग तो यार अजीब हो। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन होगा सर जी, इसमें केंद्रीय परमाणु एक क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में को है ही नहीं। अरे सर जी कहां फंसा दिए, अब हमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना होगा। पढ़ना तो होगा ही, इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए भी, लेकिन यहां पे इसके लिए अगर नहीं पढ़ेंगे चलेगा, क्योंकि देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है, हम पहले में बताए हैं, केंद्रीय परमाणु का पूछता है, उसमें दे के पूछता है कि इस यौगिक में इस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या बताएं। तो आसानी से, जैसे ये है नाइट्रिक अम्ल, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो नाइट्रोजन का जब हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालने जाएंगे, जिसका निकालना रहेगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x, समझिएगा, जिसका निकालना रहेगा उसको हम लोग x मान लेंगे। हाइड्रोजन फर्स्ट एक है, ऑक्सीकरण संख्या +1, एक हाइड्रोजन है, प्लस x, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -2, अभी बताए हैं। 3 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0, तो x -5 इक्वल टू 0, x बराबर +5। तो नाइट्रिक अम्ल में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होगा +5 होगा। देखिए यहां पे ये गलती ना करिएगा कि सर जी अभी पीरियोडिक टेबल बताए थे और वहां पे नाइट्रोजन के नीचे लिखे थे -3, तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 हो जाएगा। वो जनरल ऑक्सीकरण संख्या है, समझ रहे हैं। तो किसी तत्व का किसी यौगिक में अगर ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है तो बेहतर होगा निकाल लें ना। अब देखिए जिसे डायरेक्ट हमें बताना हो तो डायरेक्ट बता सकते थे, इसको बंद करें। पूछा था आप लोग से कि नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताएं, भैया हाइड्रोजन का +1 होता है, नाइट्रोजन का x मानेंगे, ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है, -6 हो जाएगा, तो 1 घट जाएगा, -5 बराबर उधर जाएगा +5, डायरेक्ट ना, सोचना भी नहीं है। या फिर अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन के वाहितम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 5,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, समझिएगा। अब इसको अष्टक पूरा करने को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इस ऑक्सीजन को? 2। एक इसके साथ पेयर कर गया और एक यहां पे हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन आटम को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसका अष्टक पूरा हो गया। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 5 था, 5 है 6। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत विस्तार में पढ़ाए हुए हैं, जाके चेक कर लें बहुत डिटेल में। और ये सब चीजें क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पे पेयर कर जाएगा, इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया? 2 ठो। अब इसके साथ अगर पेयर कर देंगे, इसका तो अष्टक पूरा हो गया है, इसके साथ पेयर कर देंगे, अगर डबल बॉन्ड बना देंगे तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अष्टक नियम का उल्लंघन हो जाएगा। नाइट्रोजन अपने वायतम कोष में बंद बनाने के पश्चात 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, रिक्त डी कक्षक के अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि जो ये लोन पेयर है एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे ही नहीं। खोल के देख ले, बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। अब चाहे तो आप ऐसे करके ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे करके निकालिएगा नहीं, ये सिर्फ ऐसे बता रहे हैं आप लोग को, निकालिएगा डायरेक्ट, डायरेक्ट निकालिएगा। ऐसे इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को क्लियर रहे। इसी बहाने कम से कम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो यार, इसी बहाने तो पढ़ लो कि सर जी हमें संरचना भी बनाने नहीं आता किसी यौगिक का, कैसे क्या होगा, पढ़ लो यार बाबू लोग। बताएं, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग जानते हैं -2 -2। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या चेक करने जाएंगे तो बताएं -2 है या इसका +1 है। ये किसके साथ पेयर है? ऑक्सीजन के साथ, तो +1 -2 कितना बचेगा? -1। तो -2 -2 -1 नाइट्रोजन से जुटा हुआ है, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? +5। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, फिलहाल ऐसे ही चेक करना। और एग्जांपल देखिए, H2SO4, इसमें सल्फर का निकालना है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +1, 2 हाइड्रोजन है, कितना हो जाएगा? +2 +x माइनस एक ऑक्सीजन का -2, 4 है तो कितना हो जाएगा? -8 इक्वल टू 0, x -6, तो x बराबर +6। या फिर डायरेक्ट देख लेते हैं, +2 इसका -8 इसका, घट जाएगा -6 हो जाएगा, बराबर गुजर जाएगा +6 ना। और देखें K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम का निकालना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमियम का निकालना है। तो पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा भैया? +2। एक पोटेशियम का +1, फर्स्ट एक है +1, 2 पोटेशियम है +2। क्रोमियम का निकालना है, कई क्रोमियम है? 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2x। ऑक्सीजन कितना है? 7 है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 7 दूनी 14 इक्वल टू 0। 2x -12 इक्वल टू 0, 2x बराबर 12, x बराबर 12/2 कट जाएंगे +6। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6। बात कर लें KMnO4, इसमें मैग्नीज का निकालना है। तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालने जाएंगे, यहाँ पे +1, यहाँ पे +x मैग्नीज का -8 इक्वल टू 0, तो x -7 इक्वल टू 0, x बराबर +7। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का निकालने, संरचना भी बना के निकाल सकते हैं सबका। सल्फर का निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा? x -4 इक्वल टू 0, x बराबर +4। ये सब क्वेश्चन। अमोनिया है NH3, इसमें नाइट्रोजन का निकालना हुआ, तो नाइट्रोजन का हम लोग क्या मानेंगे? x। हाइड्रोजन कितना? एक हाइड्रोजन का +1 होता है, तो 3 है, तो क्या हो जाएगा? +3 बराबर 0, x बराबर -3। अब नाइट्रोजन की बात कर ही दिए हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना आया था? +5, यहाँ पे कितना आया? -3, N2H4। इसमें नाइट्रोजन का निकालने जाएंगे, तो जब इसमें नाइट्रोजन का निकालने जाएंगे तो क्या होएगा? 2x + 4 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर -4, x बराबर -4/2 कट जाएगा -2। इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 2x + 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -4, +4 बराबर हो जाएगा -4, x इक्वल टू -4/2 हाइड्रोजन। और इसको बोलते हैं एजाइड, हाइड्रोजन एजाइड। इसमें नाइट्रोजन का निकालने जाएंगे तो क्या होगा? 3x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/3 है कि नहीं? आसानी से
सोडियम थायोसल्फेट, इसमें सल्फर का निकालना है। तो बताएं सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है भैया, +2। एक सोडियम का प्लस एक, दो सोडियम है +2, 2x, 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का -2, 3 है तो कितना हो जाएगा 6। 2x - 4 = 0। x बराबर -4 कट गया, -4 बराबर दे +4, x = ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं। और देखें जैसे Al2SO4 का होल थ्रायस है, इसमें सल्फर का पूछ लिया तो एल्यूमिनियम कौन से वर्ग में आता है भैया, थर्ड के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +3, 2 है कितना हो जाएगा +6। यहाँ पे सल्फर बताएं, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या अपने को निकालना है, होल थ्रायस है इसका मतलब 3 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 3x। ऑक्सीजन कितना है 4, 4 3 12 है, 3 से गुणा हो जाएगा इसमें भी ना, 4 3 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 12 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 = 0। तो 3x - 6 और 24 कितना हो जाएगा 18 = 0। 3x = 18, x बराबर 18/3। आंसर कितना भैया 6। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, बहुत आसानी से। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हुआ ना, फिर 12th में इलेक्ट्रो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, इतना तो क्लियर है। अब बात कर लें अगर हम लोग ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः कितना होता है -2। लेकिन देखें यहाँ पे जैसे मान लें Na2O है, Na2O2 है और एक और ले लेते हैं NaO2 है। तो इसमें अगर ऑक्सीजन का हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालने गए, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीजन सोडियम का कितना होता है +1, तो कितना हो जाएगा +2 +x = 0, x बराबर -2। इसका मतलब ये सामान्य ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड ना। यहां पे अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की तो क्या हो जाएगा +2 +2x = 0, 2x = -2, x = -2/2। आंसर कितना आ जाएगा -1। इसमें इसका मतलब ये क्या है मालूम है, इसको बोलते हैं पराक्साइड। किसी भी पराक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। अब पराक्साइड को पहचानेंगे कैसे, जैसे 2 ऑक्सीजन ऐसे जुटे हुए हैं और उनके साथ कोई भी मेटल जुटा हो, मेटल या नॉन मेटल कुछ भी हो, परंतु ये ऑक्सीजन दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हो ना, तो इसको बोलते हैं पराक्साइड बॉन्ड। इसको पराक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, पराक्साइड बॉन्ड। देखिए जो कंप्लीट लेक्चर दिए हुए हैं ना रिडॉक्स सेक्शन के, वहां पे क्लियर किए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बताए होंगे। ये तो इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को आसान हो जाए ना। तो धातुओं के पराक्साइड या फिर हाइड्रोजन पराक्साइड, कोई भी पराक्साइड हो, उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो +1 सोडियम का +2x = 0, 2x बराबर -1, x = -1/2। इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, सोडियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम सुपर ऑक्साइड। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः +1 होता है, परंतु धातुओं के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाता है। क्योंकि धातुओं के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो हाइड्राइड की तरह कार्य करता है, ना कि हाइड्रोजन की तरह कार्य करता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे यहां पे देखें क्या है भैया, N3H है, NH3 है, यहां पे अगर हम लिख दिए सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड में अगर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालने हम लोग गए तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या x ना, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 हो ही करता है = 0, तो x बराबर +1 उधर जाएगा तो -1। तो धातुओं के हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है।
जैसे हम लोग बात कर ले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, ये बहुत फेमस है ऑर्गेनिक के पर्पज से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर यहां पे आप एल्यूमिनियम की निकालने जाए, समझेगा क्वेश्चन, समझिएगा हम क्या बताना चाहते हैं। यहां पे एल्यूमिनियम की निकालने गए तो लिथियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, एल्यूमिनियम का कितना x मान लेंगे, हाइड्रोजन का +4 इक्वल टू 0। जैसा पढ़े हुए हैं कि भैया हम हाइड्रोजन का +1 जनबई करते हैं, 4 है तो +4। तो बताएं +1 भी उधर जाएगा, -4 भी उधर, +4 भी उधर जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5। एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या। एक चीज अपने बुद्धि में रख के रखना कि किसी भी धातु की ऑक्सीकरण संख्या, किसी भी धातु की ऑक्सीकरण संख्या माइनस में नहीं होता। धातु ऋण आवेशित नहीं होते यार, धातु हमेशा धन आवेशित होते हैं। तो कभी भी अगर गलती से धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या आप निकालने गए और आपकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस में आ रहा है तो रुक जाए, ये वर्ड याद रखिएगा कि धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या माइनस में नहीं हो सकता। धातु ऋण आवेशित नहीं होते, धातु ऑलवेज धन आवेशित। तो यहां पे क्या होगा, ये गलत है। यहां पे +1 + x - 4 इक्वल टू 0, तो x - 3 इक्वल टू 0, x बराबर +3। एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या। क्लियर बात। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः +1 होता है, परंतु धातु के हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1। अब देखें, जैसे मान लें H2SO8 है, H2SO8, इसको मार्शल एसिड बोला जाता है। अब इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पूछ लिया, ये बहुत फेमस भी है। E हो गया, H2SO5 हो गया, CrO5 हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त केस है। जैसे CrO5 की अगर हम लोग बात करें तो Cr यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 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 ना, और यहां पे हम इसे बना देते हैं ये। तो इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। अगर ऐसे चेक करने जाएंगे भैया आपको बहुत ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। ऐसे यहां पे देखें सब पेरोक्साइड बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड, तो -1 -1 -1 -1 -2, इसका आंसर कितना होगा +6। ऐसे यहां पे निकालने जाएंगे ना तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आप चेक करने जाए तो +2, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहां पे देखें +2, इसका 2x - 8 इक्वल टू 8, 16 इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2x - 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर 14/2, आंसर 7। सर जी +7 आ रहा है इसमें, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 होएगा। या फिर आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि भैया किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसके वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक नहीं हो सकता। अब वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े ना। सल्फर के वाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 से ज्यादा नहीं हो सकता ऑक्सीकरण संख्या। अगर 6 से ज्यादा आ रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या उसके वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर मान लेते हैं। ये शब्द लिखवाए हुए हैं, आप रिडक्शन सेक्शन का लेक्चर खोल के देख सकते हैं। अब अगर इसको प्रायोगिक रूप से देखना हुआ तो क्यों भैया, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड। देखिए बताते हैं संरचना दिखाते हैं आप लोग को। देखिए इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लें सल्फर है, सल्फर के वाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 7 और 8 ऑक्सीजन। तो यहां पे ये चाहे यहां पे उपसहसंयोजक बंध बनाए और चाहे सहसंयोजक बंध बनाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़े हुए हैं, अगर ईमानदारी से पढ़ना हो तो चले जाना केमिकल बॉन्डिंग के पास ना। बताएं यहां पे -2 -1 -1, यहाँ पे +1 था तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड लगा हुआ है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन वो देखे बताए हुए हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगा। -2 -2 -1 -6 बोले तो +6, और वही केस यहाँ पे। तो ऐसे ही ये भी था H2SO5 कैरोस एसिड। इसमें अगर सल्फर का निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2 + x
माइनस 5 दूनी 10 इक्वल टू 0, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x बराबर +8। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि +8 होगा, चेक कर लीजिए, पेरोक्साइड बॉन्ड उसमें भी है ना। तो ये था रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप लोग अब क्वेश्चन बढ़िया से ट्राई करिए रिडॉक्स ऑक्सीकरण संख्या का। और रही बात ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया की, तो वो रिडॉक्स अभिक्रिया के संपूर्ण लेक्चर में है, वो भी आपको पढ़ना है, वो भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, अपचयन अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो या ऑक्सीकरण संख्या में कमी आए। क्लियर बात? तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर।